हम स्पेस के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। दशकों के इनोवेशंस के बाद एरोस्पेस इंजीनियर्स एस्ट्रोनॉट्स को मार्स और उससे भी परे भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे इंसानों के लिए मिल्की वे गैलेक्सी के हर कोने में पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। और इसके लिए सबसे जरूरी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस में और आगे जाने से पहले अभी बहुत सी चीजों पर मास्टरी हासिल करना बाकी है। ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉट मेजर टिम पीक खुद एक बार स्पेस जा चुके हैं। जब मैंने उसे पहली बार सनलाइट के अगेंस्ट देखा तो मेरे मुंह से एक बहुत बड़ा वाव निकला। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। हर 90 मिनट में पृथ्वी के चक्कर काटने वाली ये $100 बिलियन की लेबोरेटरी स्पेस में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज है। ये स्पेस स्टेशन 100 मीटर से ज्यादा चौड़ा है और इसका वजन 400 टन से ज्यादा है। इसके अंदर बोइंग 747 जितनी जगह है। इस पर 3000 स्क्वायर मीटर्स के सोलर पैनल्स लगे हैं। ये अपना पानी और हवा खुद बनाता है। इसमें किसी भी समय 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं और हर एक के पास काम करने की अपनी अलग जगह होती है। लेकिन यहां अब जो काम हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। हम ये स्टडी कर रहे हैं कि इंसान और रोबोट आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। इससे हमें आगे चलकर बहुत मदद मिलेगी जब हम दोबारा चांद पर और फिर मार्स पर जाएंगे। ये ऊपर वाले 5 प्लैनेट्स हैं। हम स्पेस में खाना उगा रहे हैं। हम स्पेस में बिना किसी बाहरी मदद के जिंदा रहना सीख रहे हैं। इससे हमें फ्यूचर के स्पेस ट्रैवल में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन रिसर्च के लिए कई एस्ट्रोनॉट्स को धरती से स्पेस स्टेशन तक आते जाते रहना होगा और जॉन करी जैसे एरोस्पेस इंजीनियर्स को इसमें एक समस्या नजर आ रही है। 2011 में स्पेस शटल को रिटायर कर दिया गया। स्पेस शटल एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट था जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस स्टेशन तक जाने का अकेला साधन था। अब स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को कजाकिस्तान जाकर रशिया के सोयूज रॉकेट में सीट बुक करनी होती है, जो काफी महंगी है। इस महंगे तरीके से बचने के लिए नासा ने प्राइवेट कंपनीज की ओर रुख किया और इन सभी कंपनीज में एक बात कॉमन थी कि रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जाए। यही एक रास्ता है जिससे पैसे भी बचेंगे और स्पेस में बार बार जाना आसान होगा। तो कम खर्चे में एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट कैसे बन सकता है? इसके लिए हमारे इंजीनियर्स को अतीत के इनोवेटर्स की ओर देखना होगा। आज स्पेस हिस्टोरियन एमी शीरा टाइटल आई हैं कैलिफोर्निया की मोहावी डेजर्ट में स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में। यहां इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना रखा हुआ है जो मानो फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा है। ओह वाओ, ओके, ये तो ऑसम है। यह है M2F1, जिसे मजाक में फ्लाइंग बाथटब भी कहा जाता था। यह 1963 में बना एक प्रोटोटाइप है। इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये चीज उड़ सकती है, लेकिन ये उड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इस चीज के पीछे की इंजीनियरिंग एक्चुअली कमाल की है। यह एयरक्राफ्ट डिजाइन किया था अमेरिकन इंजीनियर डेल रीड ने। एक आम रॉकेट का लगभग हर हिस्सा सिर्फ एक ही उड़ान के लिए इस्तेमाल होता है। नासा एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की तलाश में था जिसे रनवे पर एक एरोप्लेन की तरह लैंड किया जा सके और जिसके विंग्स री एंट्री की जबरदस्त हीट बर्दाश्त कर सके। इसलिए इंजीनियर्स ने एरोडायनामिक्स के सभी नियमों को फिर से पढ़ना शुरू किया। किसी भी विंग का शेप ही एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हवा ऊपर के कर्व्ड सरफेस से होकर गुजरती है
तो उसकी स्पीड नीचे से बहने वाली हवा से ज्यादा होती है, जिससे ऊपर लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है और इसी से एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है। डेल रीड के डिजाइन में विंग्स ही नहीं थे, एयरक्राफ्ट का शेप ही ऐसा था कि उसके नीचे तेज हवा के फ्लो से लिफ्ट जनरेट हो जाती। अप्रैल 1963 को उनका यह प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए तैयार था। अब क्योंकि M2F1 में कोई मोटर नहीं लगी थी, डेल रीड को एक पावर सोर्स की जरूरत थी। उनके एक फ्रेंड तेज कारों के शौकीन थे, वॉल्टर व्हाइटसाइड, और रीड ने उनसे एक खास कार मंगवाई, पोंटियाक कैटलीना। प्लान था प्रोटोटाइप को पीछे बांधकर कार को तेजी से भगाना और ये देखना कि क्या वाकई लिफ्ट जनरेट होती है। हालांकि व्हीकल के खुद के विंग्स नहीं होते हैं। रीड को उम्मीद थी कि क्योंकि इसकी बॉडी का शेप एक विंग जैसा है, ये एक एरोप्लेन की तरह ऊपर उठेगी। पर क्या वो कामयाब हुए थे? हम आज यही पता लगाने वाले हैं। हम कार के पीछे इस मॉडल को बांधकर टो करेंगे, देखते हैं ये उड़ता है या नहीं। टेस्टिंग के दिन M2F1 को एक बड़ी और खुली जगह पर लाया गया और कंट्रोल्स थे पायलट मिल्टन थॉम्पसन के हाथ में। ऑलराइट, वी आर रोलिंग एंड इट्स रोलिंग। बहुत मजा आने वाला है। सामने का हिस्सा थोड़ी देर के लिए हल्का सा उठा था। ओह, कम ऑन, कम ऑन। लगता है बस जमीन से ऊपर उठने ही वाला है। वो उड़ रहा है। ओह माय गॉड, ये एक्चुअली उड़ रहा है। देखा आपने, वो जमीन से ऊपर उठा था। छोटे मॉडल की तरह रीड का ओरिजिनल टेस्ट भी कामयाब रहा। जैसे ही M2F1 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचा, वो जमीन से उठने लगा। हालांकि वो ज्यादा नहीं उड़ा, पर थ्योरी सच साबित हो गई। तो आखिर में अगर स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन किसी एरोप्लेन की विंग की शेप का हो तो वो उड़ सकता है। जॉन करी और उनकी टीम आए हैं कोलोराडो की सियरा नेवाडा कॉर्पोरेशन में, जहां वो इस डिजाइन को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं। ये जो डिजाइन है, इसमें कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है और मैं बहुत लकी हूं कि मैं इसका हिस्सा बन पाया हूं। ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को बदल के रख देगा। इसका नाम है ड्रीम चेजर और ये एक बिल्कुल नए तरीके का स्पेसक्राफ्ट है। इसे 2 वेरिएंट्स में बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल होगा और माल के साथ साथ 7 लोगों के क्रू को भी ISS तक ले जा सकेगा। इसे एटलस 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते ही ये अपना खुद का प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल करके 2 दिनों में ISS तक पहुंचेगा। ऑर्बिट में हवा नहीं होती, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सही डायरेक्शन में धकेलने के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसमें नाइट्रस और प्रोपेन के 22 थ्रस्टर्स हैं, जो स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं और उसे स्पेस में आगे धकेल सकते हैं। ड्रीम चेजर में इतनी पावर है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हिला डुलाकर उसे उसकी सही ऑर्बिट में बनाए रखता है। लेकिन डेल रीड का बॉडी डिजाइन अपना असली कमाल तब दिखाता है जब एटमॉस्फेयर से होते हुए यान के वापस जमीन पर लौटने की बारी आती है। शुरुआत में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड होती है करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर, पर जब वो एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है तो अपनी बॉडी की शेप की वजह से उसकी स्पीड काफी तेजी से कम हो जाती है और साथ ही साथ उसका ये खास शेप उसके कार्गो और क्रू को भी जबरदस्त गर्मी से हमेशा बचाए रखता है। वैसे इसमें विंग्स भी हैं, लेकिन वो सिर्फ इसे कंट्रोल देने के लिए है, जैसे किसी जहाज में सेल या पाल होता है। लेकिन इसे सारा का सारा लिफ्ट जो है वो बॉडी से ही मिलता है। और अक्टूबर 2013 में इस थियरी को टेस्ट किया गया। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में काफी ऊंचाई से कई सारे ड्रॉप टेस्ट किए गए। 3, 2, 1, रिलीज रिलीज रिलीज। जिन्होंने इसकी एरोडायनामिक खूबियों पर मुहर लगा दी। – 2020 तक जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब रनवे पर लैंड करने के लिए
इसमें एक अनोखा नो स्किड लैंडिंग सिस्टम होगा। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड पर जितना असरदार है उतना ही लो ऑल्टीट्यूड पर भी असरदार है। यहाँ तक कि लैंड करते वक्त इसकी स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और ये किसी भी रनवे पर लैंड कर सकता है। अपने लाजवाब डिजाइन की वजह से हर ड्रीम चेजर को कम से कम 15 मिशंस के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कमाल की मशीन को अपने सामने स्पेस में जाते देखना और उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचते देखना और उसे वापस आते देखना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ISS तक बार बार आने जाने के लिए सिर्फ एक तरह का स्पेसक्राफ्ट काफी नहीं होगा और ज्यादा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए एक बार फिर अतीत के आविष्कारों की तरफ देखना होगा। ओह माय गुडनेस, इससे ड्राइवर की गर्दन जरूर टूट सकती है। ब्रेक के बाद देखते रहिए इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में चक्कर काटता है। यह करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा करता है। यह असल में एक विशाल लेबोरेटरी है जिसमें अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉट मेजर टिम पीक उनमें से हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुके हैं। 8 मिनट 48 सेकंड के उस मजेदार सफर में हमें जितना थ्रिल मिला उतना और किसी चीज में नहीं मिल सकता। स्पेस स्टेशन तक बार बार आने जाने की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके लिए एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट सबसे जरूरी है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग इस चुनौती के लिए तैयार है। ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है। हमें एक ऐसा डिजाइन तैयार करना है जो लॉन्च का जबरदस्त प्रेशर झेल सके, ऑर्बिट का तापमान और वापस आते वक्त री एंट्री की तेज गर्मी बर्दाश्त कर सके और जमीन पर दोबारा लैंड कर सके। फिर उसी स्पेसक्राफ्ट को रिफर्बिश करके उसे सर्टिफाई किया जा सके ताकि वो रीलॉन्च हो सके। एरोस्पेस इंजीनियर मेलानी वेबर उस टीम का हिस्सा है जो इस कंपनी का पहला रीयूजेबल स्पेस कैप्सूल डिजाइन कर रही है। बोइंग CST-100 स्टारलाइनर एक स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें एक प्रेशराइज्ड क्रू मॉड्यूल है और एक सर्विस मॉड्यूल है। इसके डिजाइन में नासा की दशकों की रिसर्च शामिल है, लेकिन साथ ही इसमें एक अनोखी खूबी है। आज तक के सभी स्पेस कैप्सूल्स पानी में लैंड करते थे, लेकिन ये वो पहला क्रू मॉड्यूल होगा जो ठोस जमीन पर लैंड करेगा। आज तक पानी में लैंड करना ही सही समझा जाता था क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी और मौत का सवाल है। लैंडिंग के झटके को सहने के लिए पानी से अच्छा कुछ नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्पेसक्राफ्ट को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। जमीन पर लैंड करने में ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कंपनी कई तरह के डिजाइन्स को एनालाइज करने में काफी पैसा खर्च कर रही है क्योंकि अगर लैंडिंग सही नहीं हुई तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो उस मॉड्यूल का डिजाइन कैसा होगा जो स्पेस से धरती तक आकर लैंडिंग के झटके को भी सह सके? जवाब के लिए इंजीनियर्स को अतीत के इनोवेशंस की ओर फिर से नजर दौड़ानी होगी। एक ऐसा वक्त भी था जब एक दूसरे से टकराने पर कोई नुकसान नहीं होता था क्योंकि सब कुछ इतना धीरे जो चलता था। ओहो, माफ कर देना बाबूजी। अरे कोई बात नहीं लाला जी। पर जैसे जैसे चीजों की रफ्तार बढ़ती गई, एक्सीडेंट्स और खतरनाक होते गए। अरे कोई मुझे बचाओ। और जब मोटर कार का आविष्कार हुआ, हाय लड़कियों, सुरक्षा जरूरी हो गई। और 1959 में स्वीडन के इन्वेंटर निल्स बोली ने उस 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का पेटेंट दर्ज किया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती गईं, सुरक्षा की अहमियत और भी बढ़ती गई। इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित फैक्शन व्हीकल टेस्ट सेंटर में
फिजिसिस्ट सूजी शीही ये पता लगाने आई हैं कि गाड़ियों को सुरक्षित बनाने में किस तरह की इंजीनियरिंग शामिल है। आज हम एक टेस्ट करने वाले हैं, एक फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, जिसमें हम एक डमी ड्राइवर पर सामने से 16G जितना फोर्स डालकर देखेंगे कि इसे कितनी चोटें आती है। आम क्रैश टेस्टिंग में गाड़ी को सामने की तरफ धकेला जाता है, लेकिन इसमें एक न्यूमैटिक चैनल पर गाड़ी को बहुत तेजी से पीछे खींचा जाएगा। इससे जो झटका लगेगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर टकराने जैसा होगा, वो भी सिर्फ 124 मिलीसेकंड्स में। उसे पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। 3, 2, 1। ये तो बहुत फास्ट था, मेरा दिल बैठ गया। तो मैं देख सकती हूँ ये बहुत स्पीड से सामने डैशबोर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये डिस्टर्बिंग है। ओह, इसका सिर बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गया और गर्दन पूरी मुड़ गई। बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। ड्राइवर की गर्दन आराम से टूट सकती है। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स ने डैशबोर्ड में एक एयर बैग फिट किया, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। वजह, हवा भरने में लगने वाला समय। लेकिन 1968 में एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट एलन ब्रीड ने एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने रियलाइज किया कि एक एक्सप्लोजन के साथ बहुत कम समय में गैस भी भरी जा सकती है। उसके लिए इसमें एक सेंसर लगाया गया और सोडियम अजाइड नाम का एक कंपाउंड भरा गया, जो गर्म होने पर तुरंत ढेर सारा नाइट्रोजन रिलीज करता है। और ये पूरा सिस्टम स्टीयरिंग व्हील के सेंटर में फिट कर दिया गया। लेकिन इस सोल्यूशन में भी एक प्रॉब्लम थी। ये थी वो प्रॉब्लम जिसका हल निकालना जरूरी था। मान लीजिए ये प्लास्टिक का बैग हमारा एयर बैग है। वैसे तो ये सॉफ्ट है, लेकिन हवा भरने के बाद एयर प्रेशर की वजह से ये काफी हार्ड हो जाता है और एक्सीडेंट के झटके को अब्सॉर्ब करने की बजाय ये सिर को वापस पीछे फेंक देगा, जिससे और गहरी चोट लग सकती है। एलन ब्रीड ने ऐसा रास्ता ढूंढा जिसमें बैग फूलने के बाद ढेर सारे होल्स के जरिए गैस धीरे धीरे लीक होना शुरू करती है। तो अगर मैं इस बैग में कुछ होल्स कट कर दूं, तो इस बार बैग उतना हार्ड नहीं है और झटके को आराम से झेल लेता है। ये उस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार सॉल्यूशन था। ब्रीड का डिजाइन कितना असरदार है, ये देखने के लिए एक बार फिर वही टेस्ट चलाया गया। थोड़ी नर्वस हूँ। पर इस बार कार में एक आधुनिक एयर बैग सिस्टम फिट किया गया है। ओह माय गुडनेस। चलिए, बैग तो रिलीज हुआ है, पर पहले मैं आपको इसके होल्स दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर होल्स साफ नजर आ रहे हैं, जिनमें से गैस बाहर निकली होगी। स्लो मोशन में ब्रीड का कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह समझ आता है। ये देखिए, डमी का सिर बैग से अभी टकराया भी नहीं था, जिसमें से गैस निकलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये गैस बिल्कुल सही स्पीड से बाहर निकलती है, ताकि सिर को पीछे भी ना फेंके और उसे सामने स्टीयरिंग व्हील से भी ना टकराने दें। अनुमान है कि इस कमाल की इंजीनियरिंग ने आज तक अकेले यूएसए में ही 40,000 से भी ज्यादा जानें बचाई हैं। एयरबैग्स के इसी कॉन्सेप्ट को बोइंग के इंजीनियर्स ने एक बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया है। ये हमारे स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में लगे 6 एयरबैग्स में से एक का फुल स्केल वर्जन है। ये एटमॉस्फेयर में सुपरसोनिक स्पीड से एंटर करता है, लेकिन लैंडिंग से पहले इसके पैराशूट्स खुल जाते हैं, जिससे इसकी स्पीड घटकर 15 से 50 किलोमीटर/आवर के बीच रह जाती है। और फिर आती है इसके एयरबैग सिस्टम की बारी।
जमीन तक आते हुए कैप्सूल की हीट शील्ड के नीचे लगे 6 बड़े बड़े एयरबैग्स खुलकर फूल जाते हैं। हाई प्रेशर गैस से भरी कई बॉटल्स इनमें वाल्व्स और पाइप्स के जरिए इन एयरबैग असेंबलीज में भरी जाती है। और ब्रीड के कार वाले एयरबैग्स की ही तरह इनके होल्स का सही साइज स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सबसे जरूरी है। एयरबैग्स की वजह से लैंड करते वक्त झटका नहीं लगेगा। बैग्स में बने वेंट्स खुल जाएंगे और गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ये जरूरी है क्योंकि अगर गैस बाहर नहीं निकली तो एयरबैग सॉफ्ट नहीं रहेंगे और स्पेसक्राफ्ट लैंड होते ही बाउंस कर जाएगा। देखने पर यह लैंडिंग स्मूथ नहीं लग रही है, पर ऐसा नहीं है। असल में स्टारलाइनर इतनी आराम से लैंड करता है कि ये 400 किलोमीटर ऊपर ISS तक 10 बार तक आ जा सकेगा। मेरे हिसाब से एयरबैग इन्फ्लेशन सिस्टम स्पेस फ्लाइट की हिस्ट्री में सबसे यूनिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में से एक है। इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम तक कम खर्च में आना जाना तो एक चुनौती है ही, लेकिन स्पेस स्टेशन का सही रखरखाव उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी हमें अतीत के इनोवेटर्स की मदद लेनी होगी। देखा जाए तो इस वक्त मैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ वो 150 साल पहले भी डाइवर्स इसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते थे, समुद्र के नीचे जाकर नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। ब्रेक के बाद देखते रहिए इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो असल में आसमान में घूमने वाली एक विशाल लेबोरेटरी है जहां सबसे कटिंग एज रिसर्च की जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो काम होता है वो लगभग पूरी तरह साइंस की तरफ फोकस्ड होता है। किसी भी 6 महीने के पीरियड में हम स्पेस स्टेशन पर लगभग 250 से 300 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। पिछले 2 दशकों से यह धरती के चक्कर काट रहा है और इसमें सभी उभरती हुई स्पेस टेक्नोलॉजीज को परखा जाता है। नासा के प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव दास गुप्ता एक खास अभियान के लिए यहां आए हैं। जब हम मून पर या मार्स पर जाएंगे तो हमें ऐसे हैबिटेट्स की जरूरत पड़ेगी जहां ये एस्ट्रोनॉट्स रह सकें। ISS पर फिलहाल जो हैबिटेशन मॉड्यूल्स मौजूद हैं, वो हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के बने 8 बाई 4 मीटर के कमरे हैं, जिन्हें ऐसी स्पेस शटल्स पर लाद कर ऊपर भेजा गया था। लेकिन आजकल के स्पेसक्राफ्ट की वजन ढोने की क्षमता शटल के अंश जितनी भी नहीं है। इसलिए इंजीनियर्स ने एक हैरान कर देने वाला हल ढूंढा। एक्सपेंडेबल मॉड्यूल्स। ये एक हूबहू मॉडल है बिगेलो एक्सपेंडेबल एक्टिविटी मॉड्यूल का। एक्सपेंडेबल मॉड्यूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके असली साइज से कई गुना छोटा करके इसे लॉन्च कर सकते हैं और ऊपर ले जाकर इसे एक परमानेंट हैबिटेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही एक मॉड्यूल इस वक्त भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इंस्टॉल्ड है। लॉन्च के समय इस मॉड्यूल का डायमीटर सिर्फ 2.4 मीटर होता है, लेकिन पूरा खुलने के बाद इसकी वॉल्यूम 16 क्यूबिक मीटर जितनी हो जाती है। इसमें 2 मेटल बल्क हेड्स हैं और फैब्रिक के कई लेयर्स हैं, जिनमें एक केवलार मटेरियल भी शामिल है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं। ये लेयर्स मॉड्यूल का अंदरूनी प्रेशर भी सह सकेंगे और इसे स्पेस के खतरों से भी सुरक्षित रखेंगे। जब इसमें हवा भरते हैं तो ये फूलता रहता है, फूलता ही जाता है, लेकिन फटता नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें केवलार है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। उस पर आप चाहे जितना भी प्रेशर डालें, वो फैब्रिक को फटने नहीं देता। अप्रैल 2016 में बीम को 2 साल के ट्रायल रन के लिए ISS भेजा गया। डॉक होने के बाद स्पेस स्टेशन में ही इसमें हवा भरी जाती है और पूरा फूलने के बाद मॉड्यूल में लगे 8 टैंक्स इसे इसके फुल प्रेशर पर ले आते हैं। एस्ट्रोनॉट मेजर टिम पी उस पल को कभी नहीं भूल पाते। उसका एक्सपैंडिंग प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे पॉपकॉर्न फूल रहा है।
जैसे जैसे मॉड्यूल के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे मॉड्यूल के बाहर लगे छोटे छोटे स्ट्रैप्स टूटने लगते हैं। ट्रायल रन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स डेटा इकट्ठा करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस पर नजर रखेंगे। जैसे जैसे स्टेशन का साइज बढ़ता जाएगा, स्पेस के कठोर माहौल में इसके ढांचे की मजबूती बनाए रखना और जरूरी होता जाएगा। जब हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन को क्या क्या सहना पड़ता है, वैक्यूम का मुश्किल एनवायरनमेंट, जबरदस्त ठंड, जबरदस्त गर्मी, रेडिएशन, माइक्रोमीटियोराइट्स, तब एहसास होता है कि इसमें कितनी कमाल की इंजीनियरिंग लगी है। इंजीनियरिंग का कमाल ही सही, फिर भी इसे आए दिन खतरों का सामना करते रहना पड़ता है। पुरानी और बेकार हो चुकी सैटेलाइट्स का मलबा, जिसे स्पेस डेब्री कहते हैं, उसके टुकड़े कभी कभी स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं। जैसे क्यूपला विंडो पर तो एक क्रैक भी आया है जो कि स्पेस डेब्री से हुआ था। जबकि क्रैक की वजह थी सूखे हुए पेंट की छोटी सी पपड़ी, यानी एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी आईएसएस को बड़े खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा मरम्मत वगैरह के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक्स भी करनी पड़ती हैं। इंसान स्पेस में जिंदा नहीं रह सकता, वहाँ उसे खास तरह के हार्डवेयर की जरूरत है। इंसान को स्पेस में जिंदा रखने के लिए बेहद कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की जरूरत है। एरोस्पेस इंजीनियर रॉब बॉयल इन चुनौतियों को अच्छी तरह समझते हैं। स्पेस सूट ऐसा होना चाहिए जो आपको स्पेसक्राफ्ट में घूमने की आजादी दे, अंदर सही प्रेशर बनाए रखे, तापमान सही रखे, आपको क्रू मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने की सुविधा भी दे। तो एक तरह से स्पेस सूट किसी एस्ट्रोनॉट का अपना निजी स्पेसक्राफ्ट होता है। एक बड़ी समस्या ये है कि स्पेस स्टेशन के बाहर लंबे समय तक काम करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को पर्याप्त ऑक्सीजन कैसे मिलती रहे। मान लीजिए अगर 6 घंटे की स्पेस वॉक करनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हवा की जरूरत है, और क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन का इंतजाम करना आसान नहीं है, इसलिए उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो 6 से 8 घंटे की स्पेस वॉक के लिए इंजीनियर्स एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा कैसे रख सकते हैं? जवाब मिलेगा अतीत के एक और बड़े इनोवेटर के आविष्कार में। वाह, क्या शानदार नजारा है। यहाँ शार्क्स हैं, कछुए हैं, हर तरह की सी लाइफ है। इंजीनियर लुक बिस्बी मैनचेस्टर यूके के एक एक्वेरियम में देखने आए हैं कि पानी के नीचे सांस लेने में साइंस ने कितनी तरक्की की है। देखा जाए तो इस वक्त मैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, आज से 150 साल पहले डाइवर्स इसी टेक्नोलॉजी से समुद्र के नीचे जाते थे, और यहाँ की मेरे हेलमेट के साइड में जो ट्यूब है, इससे मुझे सांस लेने लायक साफ हवा मिल जाती है, और इस पूरे हेलमेट का वजन इतना ज्यादा है कि मैं आराम से पानी के नीचे चल सकता हूँ। लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्यूब इसी तरह से हमेशा अटैच्ड रहती है, तो मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ये इस छोटे से टैंक में घूमने फिरने के लिए काफी है, लेकिन स्पेस में इस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ट्यूब किसी भी इक्विपमेंट या पार्ट में फंस सकती है और टूट भी सकती है। तो ऐसे में हादसे हो सकते हैं और ये जानलेवा हो सकते हैं। डाइव इंजीनियर हेनरी फ्लूस भी इसी परेशानी से जूझ रहे थे, और 1878 में उन्होंने इसका एक शानदार हल ढूंढा। उन्हें केमिस्ट्री और ह्यूमन बॉडी दोनों का अच्छा ज्ञान था, जिन्हें मिलाकर उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसने पानी के नीचे सांस लेना बेहद आसान बना दिया। सांस लेते हुए हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, पर सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारी छोड़ी हुई सांस में 75% तक ऑक्सीजन जो है वो बची रहती है। फ्लूस का आइडिया था कि छोड़ी हुई हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसमें ऑक्सीजन मिलाकर उसे रिसाइकल करें। इस कॉन्सेप्ट को हम फ्लूस के डिजाइन से प्रेरित इस सूट में देख सकते हैं, जो कभी फायर फाइटर्स पहना करते थे। जब वो सांस छोड़ते हैं तो वो इस ट्यूब में से आकर यहाँ इस बैग के अंदर जमा हो जाती है। यहाँ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, और उसके बाद यहाँ जो वाल्व है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है, जो कि पीठ पर लदे टैंक में भरी होती है। इस चेंबर में साफ हवा के साथ प्योर ऑक्सीजन मिक्स होती है, और यहाँ से ट्यूब के जरिए माउथ पीस में आती है, जिसे सांस लेने के लिए अंदर खींचा जाता है, और इसे कहते हैं रीब्रीदर। और इसकी मदद से डाइवर हवा की सिर्फ थोड़ी ही नहीं बल्कि सारी की सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकता है।
जब फ्लूस ने ब्रिटेन की नेवी के सामने अपने रीब्रीदर का आइडिया रखा तो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जल्द ही उस वक्त के एक बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत महसूस हुई। यहाँ बहुत कम लोगों को आने की परमिशन मिलती है। ये एक टनल है जिसे सेवरन नदी के नीचे बनाया गया है। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा और नामुमकिन सा प्रोजेक्ट था। करीब 6.5 किलोमीटर लंबे इस रेलवे टनल की शुरुआत 1873 में हुई थी और इसका काम था इंग्लैंड और वेल्स को आपस में जोड़ना। लेकिन अचानक काम रोकना पड़ा क्योंकि वेल्स की तरफ एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग के फूटने से पूरे टनल में बाढ़ आ गई। इस तरह के लीक से बचने के लिए कई वाटर टाइट गेट्स बनाए गए थे, लेकिन बाढ़ इतनी तेजी से आई कि किसी को गेट्स बंद करने का मौका ही नहीं मिला और गेट्स बंद किए बिना पानी को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। प्रोजेक्ट के प्रोफेशनल गोताखोर अलेक्जेंडर लैम्बर्ट उस वक्त का डाइविंग सूट पहनकर पानी में गए, जिसमें पाइपों के जरिए सतह से हवा भेजी जाती थी। लेकिन गेट से 30 मीटर पहले ही हवा की पाइप छोटी पड़ गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, फ्लूस का नया रीब्रीदर सिस्टम। लेकिन रीब्रीदर को पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया गया था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पता चल सकता था कि लैम्बर्ट को कितनी ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत होगी। लैम्बर्ट की पहली 2 कोशिशें कामयाब नहीं हुई, लेकिन तीसरी कोशिश में पानी के नीचे लगभग 3 घंटे बिताकर उन्होंने मिशन पूरा किया। आज वो स्प्रिंग दीवारों के पीछे सील्ड है, लेकिन उस वक्त लैम्बर्ट को मेटल का एक भारी दरवाजा बंद करना पड़ता था ताकि पानी को बहने से रोक सके। टनल सील होने के बाद पंपों के जरिए उसमें से सारा पानी निकाला गया। इस तरह एक छोटी सी इन्वेंशन ने इतने बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया। लगभग 100 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल था और अगर हेनरी फ्लूस और उनका कमाल का रीब्रीदर नहीं होता तो शायद ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। इधर नासा में टीम ने फ्लूस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके एक ऐसा सूट बनाया है जो एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेसक्राफ्ट की काबिलियत देगा। यह है नासा का EMU या एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर मोबिलिटी यूनिट। एस्ट्रोनॉट्स इसे ISS से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करने के लिए पहनते हैं। इसमें एक लाइफ सपोर्ट बैकपैक है यहाँ पीठ पर। एक हेलमेट है, इस हेलमेट में कुछ वाइजर्स हैं और कुछ सनस्क्रीन्स हैं। डिपेंड करता है कि बाहर कितनी रोशनी है या कितना अंधेरा है। यहाँ सामने चेस्ट पर एक कंट्रोल मॉड्यूल है, यहीं से एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट के कंट्रोल्स एक्सेस कर सकता है। फ्लूस के रीब्रीदर की ही तरह इसमें भी पीठ पर लदे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से सांस लेने लायक हवा सप्लाई की जाती है। एक सेंट्रीफ्यूगल फैन पूरे सूट में से छोड़ी हुई सांस खींचकर यूनिट में भरता है, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी निकालकर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलाई जाती है, जो फिर एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में पहुंचती है। इस तरह सिर्फ 550 ग्राम ऑक्सीजन से करीब 8 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की जा सकती है। इस सूट में ढेर सारी इंजीनियरिंग है। इस EMU को पहनकर इंसान स्पेस के मुश्किल माहौल में भी जिंदा रह पाते हैं। इस स्पेस सूट को पहनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे पहले पैर डालने पड़ते हैं और फिर ऊपर के हिस्से में जाने के लिए किसी तरह अपने शरीर को एडजस्ट करके अंदर डालना पड़ता है और फिर हाथ निकालने पड़ते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी हैं वो हैं ग्लव्स। ग्लव्स की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए ताकि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर सारे काम कर सकें। और इनकी सही फिटिंग कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बूट्स तो सिर्फ 2 साइजों में बनाए जाते हैं, लेकिन ग्लव्स 47 साइजों में। हाथों से अच्छी तरह काम लेने के लिए सूट के अंदर का प्रेशर भी कम होना जरूरी है। हर स्पेस वॉक से पहले एस्ट्रोनॉट्स को कई घंटों तक प्योर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है ताकि उनकी बॉडी से सारा नाइट्रोजन निकल जाए, जो कि लो प्रेशर पर परेशानी खड़ी कर सकता है। उसके बाद ही वो अपने सूट को डीप्रेशराइज करके बाहर जा सकते हैं। ओह, अमेजिंग। फिजिसिस्ट एंड्रयू स्टील आज आईफिल टावर पर यह देखने आए हैं कि इंजीनियरिंग के शानदार नमूने के पीछे का राज क्या है। वाओ, आपको पता है यहाँ नॉर्मली कोई नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ खड़े रहकर पेरिस का जो व्यू मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। इसे फ्रांस के एक इंजीनियर गुस्ताव आइफल ने बनाया था।
300 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा आईफिल टावर दुनिया के सबसे जाने माने स्ट्रक्चर्स में से एक है। लेकिन हम यहाँ पेरिस के व्यू के लिए नहीं आए हैं। हमें जिस चीज से मतलब है वो यहाँ ऊपर है ही नहीं। आईफिल टावर का काम शुरू हुआ था 28 जनवरी 1887 में और कंस्ट्रक्शन के लिए साउथ और ईस्ट टावर्स के नीचे की जमीन बिल्कुल सही थी। उनके नीचे सख्त मिट्टी और पत्थर का सॉलिड बेस था, लेकिन नॉर्थ और वेस्ट टावर्स जो सेन नदी के पास थे उनके साथ एक समस्या थी। सेन रिवर के आसपास की मिट्टी गीली थी, उसमें नींव डालना इम्पॉसिबल था क्योंकि जरा सा भी खुदाई करने पर पानी भर जाता था और टावर खड़ा करने के लिए ये जरूरी था कि इस तरफ वाले कॉलम्स की नींव गीली मिट्टी के नीचे मौजूद सॉलिड बेडरॉक पर रखी जाए। खुदाई के वक्त गड्ढों में पानी ना भरे, इसके लिए आईफिल ने फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर जैक्स ट्रीजे की मदद ली। ट्रीजे ने एक ऐसे प्रेशराइज्ड ट्यूब सिस्टम को पेटेंट करवाया था जिसके जरिए खदानों में काम करते हुए ग्राउंड वाटर को उसमें भरने से रोका जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये टैंक वो गड्ढा है जिसमें पानी भर जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक वर्कर खड़ा है जो ऑब्वियसली पानी में डूबा हुआ है, लेकिन मेरे पास है ये जिसे हम ट्रीजे की इन्वेंशन कह सकते हैं। इसे मैं पानी में डाल देता हूँ। इसके नीचे एक होल है पर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारा वर्कर अभी भी पानी के अंदर ही है। लेकिन अगर हम बॉटल के अंदर हवा के प्रेशर को बढ़ा दें तो उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए मैं इसमें हवा भरूंगा। देखिए हवा भर गई और जब तक मैं अपना अंगूठा पाइप के सिरे से नहीं हटा लूंगा तब तक अंदर हवा का प्रेशर बना रहेगा और पानी भी बॉटल के बाहर ही रहेगा। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम सामने आती है। दिन का काम पूरा करने के बाद जब घर जाने का टाइम होगा तो वो बाहर कैसे निकलेगा? बॉटल बाहर निकालने से पहले उसकी हवा बाहर निकालनी पड़ेगी। तो अपना अंगूठा हटाता हूँ। ओह नो, पानी अंदर चला गया और दोबारा उसी लेवल पर आ गया और हमारा वर्कर बेचारा डूबकर मर गया। तो मतलब हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसमें चेंबर का प्रेशर बदले बगैर वर्कर बाहर निकल सके। उस चेंबर का नाम था प्रेशर बॉक्स और उसी चीज को हम आजकल कहते हैं एयरलॉक। दिन का पूरा काम करने के बाद बीच वाले चेंबर का प्रेशर बढ़ाकर नीचे वाले चेंबर के बराबर लाया जाता। फिर मजदूर बीच वाले चेंबर में जाते जिसे धीरे धीरे नॉर्मल प्रेशर पर लाया जाता और फिर एक दरवाजा खोलकर सभी बाहर निकल जाते। नीचे आने के लिए यही प्रोसेस उल्टा दोहराया जाता। ट्रीजे के इन मेटल के चेंबर्स को आज न्यूमैटिक केशंस कहा जाता है और इनकी कामयाबी की वजह से ही आईफिल टावर आज भी वहीं खड़ा है। 22 मीटर खुदाई करके बेड रॉक तक पहुंचने के बाद चट्टान में ड्रिल करके उनमें क्विक ड्राइंग सीमेंट भरा गया जिस पर लाइमस्टोन और पत्थर के टुकड़े बिठाए गए। कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाने के बाद आईफिल ने उन 72 इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस के नाम टावर की एक साइड पर एनग्रेव करवाए जिनके बिना ये टावर पूरा नहीं हो सकता था और उनमें से एक नाम है जैक त्रीजे का। इन लोगों के बिना इंजीनियरिंग का ये शानदार नमूना कभी खड़ा नहीं हो सकता था। ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के इंजीनियर्स ने ट्रीजे के एयरलॉक्स के आइडिया को स्पेस में पहुंचा दिया है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जॉइंट एयरलॉक मॉड्यूल और इसी की वजह से एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक कर सकते हैं। 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े इस एयरलॉक से होते हुए ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के वैक्यूम में दाखिल हो सकते हैं। तो इस सेक्शन को कहते हैं इक्विपमेंट लॉक। ये वो जगह है जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने सूट्स पहनेंगे और फिर वो सामने वाले सेक्शन में जाएंगे जिसे कहते हैं क्रू लॉक और फिर इस हैच को बंद कर दिया जाएगा ताकि क्रू लॉक के सेक्शन को डीप्रेशराइज करके वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। अपनी पहली स्पेस वॉक शुरू करने से पहले जब क्रू लॉक में मेरे आसपास की हवा खत्म हो रही थी तब मैं बहुत एक्साइटेड भी था और नर्वस भी। जैसे ही एस्ट्रोनॉट टिम कोपरा ने हैच खोला, सूरज की ढेर सारी रोशनी अंदर आई और तुरंत ही मेरा सारा डर गायब हो गया। अब मैं बाहर निकलकर स्पेस वॉक के लिए पूरी तरह तैयार था।
बहुत देर लगा दी बाहर आने में। हाँ, और लंबे इंतजार के बाद जब वो बाहर आए तो बिल्कुल दंग रह गए। आप दोनों को स्पेस स्टेशन के बाहर दुनिया के आखिरी छोर पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेस वॉक शुरू करने से पहले हमें नए एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट मिलते हैं। ये सेक्शन तो बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छी न्यूज़ है टिम। और फिर मुझे एक मौका मिला नीचे धरती की ओर देखने का, और वो कितना खूबसूरत एहसास था मैं आपको बता नहीं सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही वो जरिया है जो हमारे लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल सकता है। हम सोच भी नहीं सकते कि आईएसएस के पीछे की इंजीनियरिंग कितने कमाल की है। मुझे लगता है इंसान के लिए अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, और ये स्पेस स्टेशन उसी मकसद की ओर हमें शुरुआती कदम रखने में मदद कर रहा है। और इन शुरुआती कदमों पर हमारा साथ देंगे एरोस्पेस की दुनिया के सबसे काबिल इंजीनियर्स। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। सच तो ये है कि मैं हमेशा से यही करना चाहती थी, किसी तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनना चाहती थी। अतीत की शानदार इन्वेंशन से प्रेरणा लेकर उनमें आज के हिसाब से सुधार करके और खुद भी हर बार कोई ना कोई नई डिस्कवरी करते हुए ये इंजीनियर्स नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। आईएसएस के साथ जो देश जुड़े हैं उनके बीच धरती पर चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन ऐसा लगता है कि स्पेस में आकर हम सब लोग एक ही मकसद की ओर बढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं इसका हिस्सा हूँ।